बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, अपने कोर्स MGT 211 के इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जिस तरह कोर्स के अंदर मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि हमारा कोर्स जो है इसके अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन भी होगी, तो आज एक और एक्सपर्ट सेशन के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे जो ये सेशन है इसके अंदर हमारी गुफ्तगू एक एंटरप्रेन्योर के साथ है, जो एक फैमिली एंटरप्रेन्योर हैं, यानी उन्होंने अपना जो करियर का आगाज़ किया बिज़नेस में, वो अपने फैमिली बिज़नेस को ज्वाइन करके किया और उसके बाद फिर उन्होंने फैमिली बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी किया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग जो फैमिली बिज़नेस के चैनल से बिज़नेस की दुनिया में दाखिल होते हैं, उनकी मुश्किलात वो तो नहीं होती हैं जो कि एक उस एंटरप्रेन्योर की या उस कारोबारी शख्स की होती हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से अपने कारोबार को शुरू करता है। लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस भी आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो सिर्फ़ फैमिली बिज़नेस को ज्वाइन ही नहीं करते हैं बल्कि उसको आगे भी लेकर चलते हैं। ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर हमारे इंडस्ट्रियल शहर गुजरांवाला से आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनके साथ हम उनके बारे में, उनके बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस में उनके तजुर्बे के बारे में, जिस इंडस्ट्री में वो हैं उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तैयब मुश्ताक साहब। तो आइए मैं तैयब से आपकी मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तैयब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ तैयब, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अच्छा ठीक-ठाक। तैयब, आज हमने आपको ज़हमत दी है ताकि आपके ज़िंदगी के तजुर्बात से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, वो सीख सकें जो हमारे इस इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। व्हाई तो नॉट? मैं आपसे पहली चीज़ तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमें तैयब मुश्ताक के बारे में, यानी अपने बारे में बताएं। आपका बचपन, आपकी फ़ैमिली बैकग्राउंड, आपकी तालीम और यहाँ तक थोड़ा सा बताइए। सर, हमारी फैमिली माइग्रेट की हुई है इंडिया से और सीधा आके गुजरांवाला ही सेटल हुए थे हम लोग और बचपन सारा यहीं पे गुजरांवाला में गुज़रा हुआ है। और बेसिकली मैं एक शेख फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और हमारा प्रिंसिपल बिज़नेस जो शुरू से था, जो इंडिया में भी था, वो बेसिकली क्लॉथिंग का था, जेंट्स क्लॉथ में। ठीक। तो इधर आके भी हमारी जो मेरे लाइक ग्रैंडफा थे, फिर फादर भी काफ़ी साल वो सारा कपड़े के बिज़नेस से ही अटैच थे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बचपन गुज़रा है कि जो मैं कह सकता हूँ कि गुजरांवाला की गलियों में, मोहल्लों में हम लोग पले-बढ़े हैं। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह एक यादगार बचपन गुज़ारा हुआ है, जिसके अंदर हर तरह की हॉबीज़ को, हर तरह की स्पोर्ट्स को हमने एन्जॉय किया हुआ है। स्पेशली क्रिकेट को बहुत हमने एन्जॉय किया अपने बचपन में। और आगे बात करें एजुकेशन की, तो वो गुजरांवाला के इदारों से ही पले हमने एजुकेशन ली है, जिसके अंदर मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस किया, फिर बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस 4 इयर्स का अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर फाइनल डिग्री एमबीए की है, जिसमें मार्केटिंग के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशलाइज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की एजुकेशन और सारा ये बचपन के मामला तो ये हैं गुजरांवाला के। और मैं ये कहूँगा कि गुजरांवाला के इदारों में अच्छी एजुकेशन भी मिलती है, जिसका आप ख़ुद भी गवाह हैं। ऐसा नहीं है कि खाली लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की यूनिवर्सिटीज़ ही अच्छी हैं, गुजरांवाला में अच्छे इदारे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप थोड़ा मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि आपके जो फोर फादर्स हैं, आपके दादा, वो इंडिया से हिजरत करके यहाँ आए। कुछ याद है किस शहर से वो यहाँ आए थे गुजरांवाला में? हाँ, मुझे बेसिकली इंडिया में अमृतसर के पास एक एरिया है, तरन तारन के नाम से। जी, मैं तरन उस तारन। गाँव का बिल्कुल नाम भी है। बता देता हूँ आपको, जी। वहाँ से हम लोग आए हुए हैं। हाँ। और हमारी जो ननिहाल थे वो बेसिकली भुच्चर के नाम से एक इलाका है, बुचरी है जिसे बोलते हैं। वो हम्म। सारी वो गरीबा वाले के नाम से एक फैमिली वहाँ पे हमारी हट्टी थी, गरीबा वालों की हड्डी, हम्म। कपड़ों की स्पेशली ना, जेंट्स क्लॉथ में। तो वो यहाँ आके भी वही ब्रांड नेम चला हमारा, बल्कि अभी भी चल रहा है, गरीबा वाले दी हट्टी। अच्छा, वो बिल्कुल चल रहा है आपके हाँ, ननिहाल तो की वो तरफ से। बेसिकली वो सारी हमारी फैमिली वही है, जो रूट्स वहाँ से चल रही। हम्म। ददयाल भी, ननिहाल भी दोनों माइग्रेटेड है।
लोकल्स नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि आपने बताया कि आपने पहले कंप्यूटर साइंस में एजुकेशन है हासिल की, उसके जी, बाद आपकी जो टर्मिनल डिग्री है वो बिज़नेस के अंदर है। एग्ज़ैक्टली। तो ये कॉम्बिनेशन का ख़्याल आपको कैसे आया, बिज़नेस और कंप्यूटर्स का? बेसिकली तो ये 2006, 7, 8 की सारी ये हुँ, एजुकेशन है, और तब एक ट्रेंड भी ऐसे ही बना हुआ था कि सपोज़ आपको एक मल्टी प्रोफ़ेशनल डिग्री आपको पास होनी चाहिए, आपके लिए मार्केट की वर्थ भी आपकी अच्छी बन जाएगी। तब ये कॉन्सेप्ट बड़ा हाइलाइट हुआ हुआ था कि आपके पास मल्टीपल आपको डिग्रीज़ आपके हाथ में हों, तो आपके लिए एक मार्केट में आपकी वैल्यू अच्छी बन सकती है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अपनी एजुकेशन के लिए लेते हुए भी प्लान्स यही थे कि फैमिली बिजनेस में ही आना है। अल्टीमेट टारगेट मेरा यही था कि मुझे जॉब में नहीं जाना। ये मेरा पहले से ही माइंड था, क्योंकि बड़े भाई साहब में एक एक भाई साहब थे, वो तो फादर के साथ शॉप पे जा रहे थे। तो दूसरे भाई साहब माशाल्लाह सिविल इंजीनियर हैं, जो लॉरेंस कॉलेज घोड़ागली मरी से इज़ हुँ, क्वालिफाइड है। फिर यूईटी लाहौर से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है। आजकल एसएनजीपीएल में माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो फादर ने तो बोला कि आपको चाहे जॉब में जाना है, जॉब में चले जाएँ, बिज़नेस में आना है, बिज़नेस में आ जाएँ। लेकिन एजुकेशन लेते हुए मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे आना बिज़नेस में ही है। और इवन मैं अपने बीएस के सेकंड ईयर से ही मैं बिज़नेस में साथ अटैच हो गया हुआ था, अपने फादर के साथ। हुँ, क्योंकि तब हमारा जो मेन बिज़नेस था ना, वो था इम्पोर्ट का। स्टेनलेस स्टील की इम्पोर्ट, ये एक मेटल की कैटेगरी है। स्टेनलेस स्टील, लोहे के अंदर मुख्तलिफ धातुओं को मिक्स करके उसको कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए मेटल जो बनाया गया है, जो जिसकी काफ़ी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, हम उसकी इम्पोर्ट और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे। और अपने बीएस के सेकंड ईयर्स में ही मैं घर के अंदर इवनिंग में बैठ के साथ मैंने बिज़नेस को शुरू कर दिया था। और वो बाद वाले एंड वाले 2 साल में भी, और उसके बाद मास्टर्स भी जो किया वो मैंने किया ही एग्जेक्टिव था कि मॉर्निंग में सारा दिन मैं ऑफिस था अपने फादर के साथ, इवनिंग में मैं क्लासेस लेता था। तो उस डिग्री को मैंने भरपूर इन्जॉय किया, क्योंकि आप रियल टाइम प्रैक्टिकल भी कर रहे होते हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हों, तो आपको एक्सपोजर उस हिसाब से बड़ा जल्दी डेवलप होता है, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि रियल टाइम मार्केट में प्रैक्टिस आपके सामने चल रही होती है सारी। अच्छा, ये जो आपका डिसीजन था, आपने बताया कि एजुकेशन के दौरान ही आपके ज़हन में बहुत ये वाज़िया था कि आपने अपने फैमिली के बिज़नेस को ही जॉइन करना है और जॉब नहीं करनी। क्या रीज़न थी इसके पीछे? जॉब ना करने के बारे में और बिज़नेस में ही आने के पीछे क्या वजह थी? सर बेसिक रीज़न उसकी यही थी कि हम अपनी फैमिलीज़ को, अपने बड़ों को देखते आ रहे थे, और ये हमारे घर में, बल्कि पूरे ख़ानदान में ये एक मशहूर था ज़रूर, कि भाई बिजनेसमैन की जो ग्रोथ होती है एज़ कंपेयर टू जॉब पर्सन, वो डिफरेंट होती है। हुँ, उसके बावजूद शौक से हमारे फादर ने जिस तरह एक एक बड़े भाई को इस तरफ लेके आए कि भाई आपको जॉब करना है और आपको सर्व करना है। आज के दौर में आप देखेंगे, आप हमारे भाई साहब का एक पूरे पाकिस्तान में एक रेपुटेशन है, वो जॉब ही कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिकली उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग साथ लेके भी चल रहे हैं। वो बिज़नेस में भी बैकअप, लाइक हमारे वो बैक एंड पे हमारे साथ पार्टनर है, ताकि हुँ, फाइनेंशियली हम सारे भाई एक जैसे ग्रो करें। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली जॉब के साथ चल रहे हैं। जॉब के साथ सर्वाइवल पाकिस्तान में इट्स नॉट सो ईज़ी जॉब। मेरे ख़्याल से जो जॉब कर रहे हैं, इवन हाई लेवल पे भी जॉब जो कर रहे हैं और ऑनेस्टी से कर रहे हैं, वो साथ-साथ कहीं न कहीं बिज़नेस भी करें, तो फिर उनकी मतलब डेवलपमेंट अच्छी होती है। यानी जो की फैक्टर आपके लिए था बिज़नेस में आने का, वो ये था कि आपके यहाँ फैमिली में प्रूवन रिकॉर्ड था कि जो बिज़नेस में रिवॉर्ड है, वो जॉब से बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर है। तो आपको लगा कि आपको इसी तरफ आना चाहिए। एब्सोल्युटली। हालाँकि जो आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था कंप्यूटर साइंस का और बिज़नेस का, आप अगर उस वक़्त 2007-8 की एनवायरनमेंट में आपको एक बहुत अच्छा जॉब करियर भी मिल सकता था, लेकिन आप इस तरफ आ गए। अच्छा, अब ये बताइए कि फ़ॉर्मली वैसे तो पढ़ने के दौरान आपने जॉइन बिज़नेस को किया हुआ था। फ़ॉर्मली किस साल में आप बिज़नेस में आ गए? और जब आपने फैमिली बिज़नेस को जॉइन किया तो चैलेंजेस ज़्यादा आए या अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिली? सर देखिए, मेरे ख़्याल से जब भी कोई फैमिली बिज़नेस को जॉइन करता है ना, कोई भी
मतलब ये नेक्स्ट आपके स्टूडेंट्स के लिए है या किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए है जिसको फैमिली बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए और सिंसियर गाइडेंस देने के लिए आपके पास लोग मौजूद होते हैं। वो आपके बड़े भाई साहब हों, आपके फादर हों, आपके ग्रैंडफादर हों, वो जितना सिंसियरली आपको गाइड कर सकते हैं, रिसोर्सेज चाहे लिमिटेड हों चाहे ज़्यादा हों, जितना सिंसियर वो आपको गाइड कर सकते हैं और जिस तरह से रिस्क मैनेजमेंट वो लोग लेके चल सकते हैं आपके साथ, वो आपके साथ आपके ऊपर रिस्क ले सकते हैं वो, क्योंकि आपको सिखाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आप बेशुमार रिस्क फैक्टर आपके कवर हो जाते हैं। वैसे ही आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, वो लोग आपको गाइड करते हैं। जैसे मैं तो डेफिनेटली अपने फादर को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा इसके लिए। अ, शेख मोहम्मद मुश्ताक साहब, वो ही वॉज अ मेंटोर फॉर मी ऑफ कोर्स। वो मेरे टीचर भी थे, हमारे बेस्ट फ्रेंड भी थे। मुझे आज भी याद है कि हमें इम्पोर्ट के काम के अंदर सपोज़ मुझे सबसे पहले बात करनी थी यूरोप में, इटली में एक पार्टी से माल लेने के लिए। पहली डील मुझे आज तक भूली नहीं है कि फ़ादर मेरे पास बैठे हुए हैं और मुझे कहते हैं बेटा बात करें आप। और ये बीएस के 4th ईयर की बात है, लास्ट सेमेस्टर था या सेकंड लास्ट सेमेस्टर था। कहते हैं आप बात करें। मैं उस टाइम मैं घबरा रहा था ऑफ कोर्स कि मुझे बाहर बात करनी है, मैं अब क्या बात करूं, मुझे पता ही कुछ नहीं है। तो वो आपको बिठा के जिस तरह से गाइड करते हैं कि बेटा आपको घबराना नहीं है, मैं आपको जो बोलूँगा आपने ट्रांसलेट करना है मेरे लिए और आपने उनसे बात करनी है। तो वो बिठा के सारा आपको गाइड करना, आप पीछे बात करते हैं, आपको आप कन्वर्ट करके उनको बता रहे हैं, फिर फादर आपको गाइड कर रहे हैं कि बच्चा अब ये नहीं, आप ये प्राइस इनको बिड करेंगे, आप इस तरह से इनसे नेगोशिएट करें। वो फर्स्ट फ़ोन कॉल पे उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उन्होंने डील कंफर्म करवाई। दैट वाज़ माई फर्स्ट डील, मैं वो भूल नहीं सकता आज भी। तो ये चीज़ है कि आपको वो लेके चलते हैं। फिर मेरे बड़े भाई साहब रिज़वान साहब हैं, उस्मान साहब हैं, बेहतरीन तरीके से गाइड करते हैं कि यार आपको ऐसे-ऐसे चलना है। और आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद एक पूरे इस टाइम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बन गई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मल्टीपल कंपनीज़ हैं, 10 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, जिसको इंडिविजुअली हम लोग ऑन कर रहे हैं और चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, ये बताइए तैयब कि अब आपने मेरे सवाल की तरफ आने ही लगा था कि इस वक्त जो आपका फैमिली बिजनेस है उसमें किस किस प्रोडक्ट में आप लोग डील कर रहे हैं? सर बेसिकली तो 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक हमारी है स्टेनलेस स्टील की फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर कॉइल्स, शीट्स, सर्कल्स, फिर उसकी राउंड बार्स हैं, पाइप्स हैं, इन चीज़ों में आप डील कर रहे हैं। ये हमारी मेन प्रोडक्ट है, मेन स्ट्रीम वाली प्रोडक्ट है। फिर दूसरी हमारी प्रोडक्ट है पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न, जिसका हम्म, कपड़ा बनता है ना, वो धागे की इंपोर्ट और ट्रेडिंग भी हम साथ-साथ कर रहे हैं। ये 2 बिज़नेस हैं। आप मेनली किन कंट्री से सोर्स करते हैं अपना स्टेनलेस स्टील और ये जो आपका यान है? तो स्टेनलेस की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रेगुलर ट्रैवल भी करते हैं इन कंट्रीज़ में, जिसमें यूरोपियन रीजन सारा है। उसके अंदर 5-6 कंट्रीज से ज़्यादा माल आ रहा है, जिसमें इटली है, जर्मनी है, बेल्जियम है, फ्रांस है, नीदरलैंड्स है। हम्म, इसी अंदाज से चाइना बहुत मेन प्लेयर है, जब से ये पिछले 8-10 साल से मार्केट में आया हुआ है। चाइना का माल पहले नहीं आ रहा था, अभी चाइना से बहुत कमोडिटीज़ आ रही हैं, हमारी रेगुलर आ रही हैं। फिर इसी तरह ताइवान है, कोरिया है, जापान है, यूएस है, कनाडा, ये सारा रीजन है जहाँ से हमारे स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। हम्म, और बात करें यान की, तो वो ज़्यादा चाइना से या मलेशिया से यान आ रहा है ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, अब इसका लॉजिकल अगला सवाल ये है कि स्टेनलेस स्टील के यहाँ आपके लोकल कस्टमर्स कौन कौन सी इंडस्ट्री है? हाँ, स्टेनलेस स्टील सर बेसिकली मेन हमारा एक्सपीरियंस स्टेनलेस स्टील ही है। मैं डे फर्स्ट से स्टेनलेस स्टील के बिज़नेस में ही हूँ। मैं क्लॉथ के बिज़नेस में, कपड़े के बिज़नेस में, मैंने हम्म, तब एजुकेशन में था। तो स्टेनलेस स्टील की बेसिकली जो ना ये एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, जो हम मंगवा रहे हैं। और गुजरांवाला बेसिकली मेन हब है स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। पूरे पाकिस्तान के लिए। ठीक। और यहाँ पे छोटी-बड़ी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है। और हम कह सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर एट लीस्ट मोर देन 24 डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो कौन कौन 24 से से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। आप किस किस इंडस्ट्री को सेल करते हैं? ज़रूर, मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम पूरे शहरों में मुख्तलिफ़ शहरों में इसकी सप्लाइज़ भी जा रही हैं। गुजरांवाला खाली नहीं जा रही।
इवन गुजरांवाला कंटेनर्स खुलते हैं तो कराची से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कराची हम लोग भेजते हैं, वापस आने के बाद पोर्ट से क्लियर होकर आने के बाद इस तरह फैसलाबाद है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, मुख्तलिफ शहरों में हम लोग माल भेज रहे हैं। और इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी बात करें तो उसके अंदर आप देखें, मैं कहूँगा एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री सबसे बड़ी हमारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक। सियालकोट हमारा बहुत ज़्यादा मटेरियल जा रहा है, खप रहा है, हम्म, और वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को आप समझते हैं कि वन ऑफ द टॉप 10 इंडस्ट्री है पाकिस्तान के लिए जो रेवेन्यू लेके आ रहा है। बिल्कुल ठीक। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर इसी अंदाज से आप देखो किचन यूटेंसिल्स, हम्म, बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है, गुजरांवाला में बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। ज़्यादा मेजॉरिटी, मैं कहूँगा मोर देन 80% हम्म, किचन यूटेंसिल्स सब गुजरांवाला बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान जा रहा है, मिडिल ईस्ट में जा रहा है। फिर इसी तरह किचन सिंक की पूरी सेपरेट एक इंडस्ट्री है। बिल्कुल है, ऐसी बिल्कुल है। फैक्ट्रीज हैं जो सिर्फ सिंक बना रही हैं, हम्म, किचन सिंक पूरे पाकिस्तान तो में हर जा रहा घर है। की ज़रूरत है। एग्जैक्टली हर घर की ज़रूरत है, हर रेस्टोरेंट की ज़रूरत है। हम्म, अभी तो हैंडमेड सिंक्स बनने शुरू हो गए हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी के अंदर। हम्म, तो इसी इसी तरह, और इसकी अगर टेक्निकल आप बात करें ना, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिसिन बनाने वाली मशीन्स हैं जो स्टेनलेस स्टील से बन रही हैं। अच्छा। राइस के शेलर्स हैं, हम्म, स्टेनलेस स्टील के बन रहे हैं। केमिकल ड्रम्स हैं, केमिकल के बेशुमार ड्रम्स हैं, वो हमारी ख़ास कैटेगरीज होती हैं। इसके अंदर ना बेसिकली स्टेनलेस स्टील में डिफरेंट तरह की जो अलॉयज़ हैं ना, उनकी डिफरेंट परसेंटेज मिलाई जाती हैं, ताकि हम्म, किस तरह का यूज़ है उस तरह का उसको रीशेप कर लिया जाता है स्टेनलेस स्टील को। इसमें बेशुमार कैटेगरीज हैं, एक तरह का स्टेनलेस स्टील नहीं है। हम सिर्फ समझते हैं मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन इसमें कैटेगरीज बहुत है, इसकी टाइप्स बेशुमार है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सपोज ठीक। कराची में अब जो समंदर है, उसके अंदर कोई जहाज़ जो बन रहे हैं उसके पार्ट्स बनते हैं हमारे, वो रह नहीं उस पानी के अंदर है जहाँ नमक वाला पानी है, खारा पानी है। तो वहाँ पे वो हम्म, बड़ी ख़ास तरह की बड़ी एक्सपेंसिव स्टेनलेस स्टील है, जिसके अंदर हम निकल की परसेंटेज ज़्यादा होती है, उसके अंदर मॉली है, उसके अंदर मैग्नीज़ है, उसके अंदर क्रोमियम और है, कॉपर है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा डालते हैं हम लोग। वो स्पेशल स्टेनलेस स्टील है जो मंगवा के वहाँ पे सप्लाई कर रहे होते हैं। इवन डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है यूरोप में, जापान में, इसके ऊपर ना रिसर्च करके नई ग्रेड्स डेवलप हो रहे हैं कि यूज़ के हिसाब से करोजन रेजिस्टेंट तरह की एक चीज़ बनानी है। लोहा ही है, 50 60 70 लेकिन 80% जिसको लोहा ही है, जंग ना लगे, जंग ना लगे। उसको देर पा हो। बिल्कुल। अब ये बहुत अच्छी आप बता रहे हैं। इससे मेरे जहन में एक सवाल, अगर आप इजाज़त दें तो। आई ट्राई माय एक बेस्ट टू रिप्लाई यू। हाँ, मैं सवाल ये है कि आप जो स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट करते हैं, उसमें ज़्यादा आप स्टैंडर्ड आइटम्स मंगवाते हैं या कस्टमाइज्ड भी मंगवाते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि आपको एक ऑलरेडी पता है कि यार ये मार्केट की रेगुलर आइटम है, ये तो ज़रूर, इस गेज की चीज़ें तो ज़रूर मंगवाओ, इस स्पेक्स की ज़रूर मंगवाओ, लेकिन उसके साथ कुछ यहाँ पर, जैसे आपने सर्जिकल इंडस्ट्री का जिक्र किया, वो लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं जो पहले आपको बताते हैं कि जी ये वाली स्पेक्स की हमें स्टील चाहिए। तो आप स्टैंडर्ड ही मंगवाते हैं या कस्टमाइज्ड भी मंगवाते हैं स्टील? सर बेसिकली मेरे ख्याल से ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी कस्टमर रेंज किस तरह की है। हम्म, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कह सकता हूँ कि हमारा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है इस टाइम राइट नाउ वन ऑफ द टॉप 5 ग्रुप इन पाकिस्तान इन स्टेनलेस स्टील। हम्म, तो हमें सारी रेंज रखनी पड़ती है। हम्म, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर हैं, जिनको रेगुलर सप्लाईज जा रही होती हैं। हम्म, कुछ ऐसे हैं जो ऑन एंड ऑफ हैं, जिनके ऑर्डर्स हमें पता होता है कि लाइक मे बी इन अ क्वार्टर दे हैव टू प्लेस ऑर्डर। सम कस्टमर्स दे जस्ट नीड वंस इन अ ईयर, हम्म, उनके लिए वो प्रोडक्ट्स पे हमें मंगवा के रखना पड़ती हैं। अब स्टेनलेस स्टील की मैं थोड़ी कैटेगरीज और खोलूँ आपके सामने। सपोज लिफ्ट्स के अंदर माल लगते हैं, हम्म, लिफ्ट स्टेनलेस स्टील की आपने अक्सर देखी होगी, वो उसके अंदर आप कार्बन स्टील या दूसरा लोहा नहीं लगा सकते, वो स्टेनलेस स्टील है। उसके अंदर कैटेगरीज आ गई हुई हैं कलर की, पीवीडी कोटिंग आती है उसके अंदर, या कलर दूसरी शीट्स आती हैं जो शाइनिंग करती हैं, और साथ में डिफरेंट कलर्स में स्कीम आना शुरू हो गई है। गोल्ड कलर बड़ा चल रहा है आजकल, हम्म, उसकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह उसके अंदर सपोज डिफरेंट कलर्स हैं, कॉपर कलर का ऊपर पीवीडी कोट करते हैं बाकायदा, हम्म, या इवन ब्लैक कलर में भी आजकल चलना शुरू हो गया होगा शाइन के अंदर। तो ब्लैक की चाहे डिमांड हो साल में एक दफ़ा या दो दफ़ा, हमें वो अपनी वैरायटी पूरी करने के लिए रखना पड़ता है। इसी तरह कुछ स्पेशल ग्रेड्स हैं, वो हम सपोज शुगर मिल के ऐसे पार्ट्स हैं
जो स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। हर साल शुगर मिल चलती है, साल में 2 या 3 माह, उसके बाद वो रेनोवेशन के प्रोसेस में चली जाती है। उसके जो पार्ट्स हैं वो चेंज होने होते हैं, तो वो पार्ट्स हमें पता है कि हर साल बाद वो चेंज होने ही होने हैं। उससे रिलेटेड जो उसका रॉ मटेरियल है वो हम अपने पास स्टैंड बाय रखते हैं। वो हमें पता है आज नहीं तो कल उसकी डिमांड तो निकलनी है, वो चल ही जाना है। लेकिन मार्केट से बिल्कुल हट के कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करना ऑन एंड ऑफ ही है, बहुत कम ही है। एटलीस्ट हमारे पास कुछ सैंपल्स पहले आ जाते हैं, वो हम कस्टमर से डिस्कस कर लेते हैं कि यार इस तरह की चीज़ हम मंगवाने जा रहे हैं, क्या आप यूज़ करोगे? बिल्कुल ही हट के चीज़ वो ऐसी कोई है नहीं। सपोज़ डुप्लेक्स की बात करें तो वो हम ऑर्डर पे ही मंगवाएँगे, वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है वो। तो वो फिर ऑर्डर पे ही मंगवाते हैं। बिल्कुल, आपकी बात से ये बहुत वाज़िया हो गया है कि एक तो बहुत डाइवर्स है आपकी जो बहुत। कस्टमर पोर्टफोलियो है। दूसरा ये है कि आप अपनी मार्केट और कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहते हैं और आपको मालूम है कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उसी की रोशनी में आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मंगवाते हैं। जो यान आपने बताया, चूँकि स्टेनलेस स्टील से जितना आपने बताया उससे मुझे लगता है कि तमाम जो बिजनेसेस हैं बड़े बड़े, उनकी प्रिंसिपल जो सप्लाई है वो स्टेनलेस स्टील जाती है, चाहे वो उसी प्रोडक्ट बना रहे हैं या उनके यहाँ मशीनों में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी आपका डाइवर्सिटी इसमें बहुत है। बहुत ज़्यादा। यान जो आप मंगवा रहे हैं, जो अभी आपने बना पोलिएस्टर आपने गलबन जी, बताया, पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न। फिलामेंट यान, वो कहाँ आप वो उसके बायर्स कौन है आपके यहाँ? बेसिकली एक पावर लूम का नाम तो सुना होगा जी आपने। जी जी बिल्कुल। पावर लूम के अंदर जो धागा चल रहा होता है ना, वो उसको बोलते हैं विस्कोस फिलामेंट यार्न। जी हम बात कर रहे हैं पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न की। जी। विस्कोस का जो धागा बनाने का रॉ मटेरियल है ना, वो वुड पल्प भी होता है उसका ना। ठीक उसको लाइक वो पानी लगेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। है। जी ठीक। पॉलिएस्टर ये है कि इसको ये पानी लग जाए ख़राब नहीं होता ये। हम्म, तो ये पावर लूम की बजाय एक दूसरी तरह की लूम चलती है, जिसे बोलते हैं वाटर जेट मशीन्स, हाँ जी जो बिल्कुल होती पानी है। के साथ चल रही होती हैं। जी पानी उसमें बिल्कुल। फ्लो कर रहा होता है, धागे के साथ कपड़ा बन रहा होता है, नीटिंग और वीविंग सारी चल रही जी होती है। बिल्कुल। तो वो उसका ये रॉ मटेरियल है कपड़ा बनाने के लिए। हम्म, और वाटर जेट मशीन्स हमारे सिटी गुजरांवाला में एक बड़ी मेन इंडस्ट्री है। गुजरांवाला में जिस तरह आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो काम जी कर रही जी हैं, जी उसमें ये बिल्कुल, बहुत वाटर अच्छा जेट एक बड़ी पोर्टफोलियो। मेन इंडस्ट्री है। हमारा इस सारे एरिया में बड़ा इस वक्त जो है ना ये ग्रे क्लॉथ काफ़ी बन रहा है इस टाइम। और ख़वातीन के जो कपड़े हैं जिसकी सपोज़ बात करें, नाम तो उन्होंने अपने ही रखे हुए हैं। चमकी के नाम से कपड़ा है, क्रिंकल के नाम से कपड़ा है, उस हम्म, सब का ये रॉ मटेरियल ये धागा है। क्रिंकल जो बन रहा है वो सारा एक वो इसके डिफरेंट फिलामेंट और डिफरेंट इसके होते हैं ना, ग्रेड्स होते हैं, हम्म। वो सारा इसका रॉ मटेरियल है। मतलब मेन कंजम्पशन आपकी मेन बायर गुजरांवाला में ही है आपके हाँ सियान का। नहीं, बात करें इंडस्ट्री की तो मेन गुजरांवाला है। हम्म, इसके साथ कामोकी में बहुत काम हो रहा है, ठीक। काफ़ी बड़ी तो फिर हम फैक्ट्रीज लगी हुई गुजरांवाला हैं। के अंदर ही गुजरांवाला के शामिल कर साथ ही लें है उसको। सियालकोट, अच्छा, सियालकोट में। फैसलाबाद बहुत काम हो रहा है। ठीक है। फैसलाबाद में लोकल यान भी बड़ा यूज़ हो रहा है, लेकिन ये इम्पोर्टेड भी बहुत यूज़ हो रहा है। हम्म। कराची में खुद बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। अच्छा, वो आप भेजते हैं आप? कराची डायरेक्टली मंगवा के, बेसिकली पोलिएस्टर की मेन मार्केट कराची है। हम्म, हमने गुजरांवाला शुरू किया था इसको। ठीक है, वहाँ साथ पर एक दो ज़्यादा। दोस्त और थे पहले जो ट्रेडिंग कर रहे थे। हम्म, हमने इंपोर्ट का सेटअप तो था, हमने इंपोर्ट और ट्रेड इसकी शुरू की गुजरांवाला में एक अच्छे लेवल पे, अच्छे वॉल्यूम में। तो वो एक अच्छी मार्केट बन गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये बताएं तैयब, में एक सवाल है कि आप सीएस के ग्रेजुएट हैं, बेसिकली इंटरमीडिएट से आपने कंप्यूटर्स पढ़ा। आपने जब अपनी तालीम ख़त्म की तो आपने मार्केटिंग में स्पेशलाइज किया। तो हम ये समझते हैं, एज्यूम करते हैं कि आप टेक्नोलॉजी में अच्छे होंगे, आप मार्केटिंग में भी अच्छे होंगे। लेकिन जो बिज़नेस के दूसरे फंक्शंस हैं, जैसे फाइनेंस है, एचआर है, प्रोडक्शन आपकी नहीं है लेकिन ऑपरेशंस तो आपके हैं, वो उसमें भी आपका कोई इनपुट होता है, कंट्रीब्यूशन होती है, या वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स देखते हैं? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अगर ग्रुप ऑफ कंपनी हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी देख रहे हैं, उसके अंदर भी आप सारे डिपार्टमेंट्स को एक एक पर्सन कवर नहीं कर सकता। ये तो हम्म, पॉसिबल ही नहीं है। ड्यूटीज़ असाइन हुई हुई हैं, हमारी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है पूरी कि हमें ये देखना है, ये डिपार्टमेंट को हमने देखना है। हाँ,
एजुकेशन को लेके, एजुकेशन आपको हर जगह पे बैक कर रही होती है, आपको बेनिफिट उसका हो रहा होता है। आपने कोई भी एजुकेशन लेके आप आ जाएं, आपको बेनिफिट तो उसका होता ही होता है। और बात करें सपोज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ आनी है तो उसमें लाजमी इनपुट होगा, उस मीटिंग में लाजमी मैं शामिल होऊंगा। इवन डिसीजन मेकिंग में भी शामिल होते हैं। एचआर के मामलात हैं वो देखने पड़ते हैं साथ, वो आप चाहे खाली ट्रेडिंग इम्पोर्ट में है, आप इंडस्ट्री नहीं भी चला रहे, एचआर के मामलात आपके साथ चलने ही चलने हैं। लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप काम कर नहीं सकते। तो इसी अंदाज से अगर बात करें सेल्स की, सेल परचेज का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आप डायरेक्टर्स के हाथ में ही होता है। हम 3 भाई हैं तो हम तीनों के पास ही, स्पेशली बल्कि 2 भाई ज़्यादा इसको लीड कर रहे हैं, तो दोनों के पास सेल परचेज सारी टोटल हम खुद ही देख रहे हैं। रिकवरी का पूरा सेशन है, उसके लिए पूरी टीम है, लेकिन उसको लीड हम खुद ही कर रहे होते हैं। इस तरह करके मामला चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, मैं बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू चल रही है, लेकिन ज़ाहिर है वक्त हमारे पास कम होता है हमेशा। मेरा एक सवाल तो आपसे ये है कि ये बताएं कि जिस दिन आपने बिज़नेस को ज्वाइन किया था, आपकी गुफ्तगू से मैंने असेस किया है कि आपने ग़ालिबन 2007-8 में बिज़नेस को फॉर्मली ज्वाइन कर लिया होगा। तो उससे अब तक आपका बिज़नेस में कितना इजाफा हुआ है और उसमें आप अपनी कंट्रीब्यूशन कितनी समझते हैं? तो देखिए ऐसा है कि इंपोर्ट का बिजनेस जो है ना, बेसिकली वो हमने मेरे आने के बाद ही शुरू किया। अब अच्छा, बाहर की टोटल सारी डील मेरे पास है। ठीक है। बाहर इंटरनेशनल मार्केट को आप इंटरनेशनल देखते हैं, मार्केट सारी उसको सोर्सिंग मैंने को देखना आप है। मेरी देखते हैं, मेन टास्क यही है। सोर्सिंग आप आर देखते हैं। एंड डी टोटल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, नई प्रोडक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग भी इंपोर्ट का सारा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद देख रहा हूँ। हम्म, उससे पहले हम लोकल इंपोर्टर्स से माल परचेज करके देख रहे थे, लोकल हम्म, ट्रेडर्स की तरह काम कर रहे थे। तो मैं आपको जिस तरह बताया कि बैचलर्स के सेकंड ईयर में ही जब असाइनमेंट्स आप रात को लेट बैठ के कर रहे हैं या इंग्लिश में आप अपनी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, तो फादर ने जब देखा कि यार आप इस तरह देख रहे हो, आप इंग्लिश की स्पीकिंग भी आपकी ठीक है, आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, उनको ये ख्याल आया कि यार अब बेसिकली आपको बाहर बात करनी चाहिए। हम्म, मैंने आपको जिस तरह बताया पहले भी, तो वो लैंग्वेज बैरियर जो था वो आके दूर किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी एजुकेशन का फ़ायदा था। और इम्पोर्ट तब से लेके आज तक, वो मैं कहूँगा अब 100% हमारा काम अब सिर्फ इम्पोर्ट और लोकल ट्रेडिंग का है। लोकल परचेज हमारी नहीं है। हम्म, इवन हम इम्पोर्ट की भी 2-3 कैटेगरीज बना दी हैं हमने। जो इम्पोर्ट खाली हम होलसेल में इम्पोर्ट करके लोकल ट्रेडर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, फुल कंटेनर्स, ये एक अलग से सेटअप है। फिर अलग से हमारा जिसको आप परचून बोलते हैं, या जो खुद भी माल कंटेनर्स खोल के छोटे क्लाइंट्स को माल देना, वो होलसेल के अलावा दूसरी मार्केट भी चल रही है माशाल्लाह पूरी की पूरी, कि हम्म, फैक्ट्रीज में डायरेक्टली सप्लाईज भी हमारी फैक्ट्री की तरफ से डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर जा रही हैं। तो वो सारा इंपोर्ट का सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर यान की इंपोर्ट और ट्रेडिंग की ग्रोथ को भी सारी अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ। अल्लाह पाक के फजल से हमारी तो औकात कोई नहीं है, अल्लाह पाक के खास हम्म। करम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अच्छा, आप जाने से पहले, यानी आपकी गुफ्तगू आपके बारे में क्लोज़ करने से पहले, मैं आपसे कहूँगा कि जो बहुत सारे हमारे बच्चे जो कि अभी पढ़ रहे हैं और उनके सामने एक चॉइस है कि वो बिज़नेस की दुनिया में आएँ, उनके लिए कोई कुछ नसीहत, 1 2 3 बातें जो आप उनसे कहना चाहें बिज़नेस की दुनिया में आकर, वो किन बातों का ख्याल रखें? देखिए सर, मैं तो अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बात कर सकता हूँ कि जो थोड़ा सा सीखा है उसको सामने रख के बात कर सकता हूँ कि बिजनेस, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरे वालिद साहब की ये स्टेटमेंट थी, हम्म, बड़ी वाइज स्टेटमेंट थी। कह रहे थे यार बिजनेस की बेसिकली जो रूल्स हैं ना, वो पूरी दुनिया में सेम है। हम्म, उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स जो मर्जी डाल दो उठा के, उसके जो बेसिक रूल्स हैं वो वही हैं। और वो दीन ने भी सिखाया हुए हमें, उसके अंदर तो बड़े अच्छे तरीके से हमने सीखे हुए हैं। और हैरानकुन बात यह है कि आप यूरोपियंस के साथ, हम डिफरेंट कल्चर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, सपोज यूरोपियंस के हम्म, साथ, अमेरिकन के साथ, चाइनीज़ के साथ। हैरानकुन बात यह है कि बिजनेस एथिक्स को जितने अच्छे से वो लोग लेके चल रहे होते हैं, पाकिस्तानीज़ के अंदर फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है। हम्म, बिजनेस एथिक्स और वैल्यूज़ को जो फॉलो करेगा वो पूरी दुनिया में कामयाब होगा। ये फैक्ट है, ये एक हम्म, सच हकीकत है।
इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं, वो बिज़नेस चाहे किसी भी स्केल पे करें, इनिशियल्स पे हैं, स्क्रैच पे हैं या किसी रनिंग बिज़नेस में वो लोग एंटर हो रहे हैं, बिज़नेस एथिक्स को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। जिसके अंदर वही चीज़ें हैं, आपको आपका सच है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पूरी लेनी है, आपको मिसकमिटमेंट नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट हम्म। मिसकमिटमेंट नहीं करना आपको, प्रॉमिस किया है उसको ऑनर करना है आपको। अब हमारी सोसाइटी की बात करें, तो लोकल्स के ऊपर आके वादा करना और उसको तोड़ना, वो चाहे कोई चीज़ परचेज़ करना है या कोई चीज़ प्रोड्यूस करके डिलीवर करना है या रिकवरी पेमेंट करना है, उसके ऊपर फेक प्रॉमिस करना, ये एक ट्रेंड बन गया हुआ है, जो कि इंतहाई गलत है। और मार्केट में आपको 2 इंडस्ट्रीज़ को तो खुद हम डायरेक्टली देख रहे हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि सपोज़ 10% या 20% जो लोग अपनी कमिटमेंट को ऑनर कर रहे हैं, जो बिज़नेस एथिक्स को, वैल्यूज़ को साथ लेके चल रहे हैं, सक्सेसफुल वही हैं, रेपुटेशन उन्हीं की है। हम्म। बाकी जो 60-70% लोग हैं, वो उनकी ना इज़्ज़त हो सकती है, ना कभी होगी। हम्म। बहुत शुक्रिया तैयब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। हम आपसे और मौज़ूआत पे भी इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे अपने आने इंशाल्लाह। वाली डिस्कशन की जो नशिस्तें हैं उनमें। अभी तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपने एक ऐसे शख्स की गुफ्तगू सुनी जिन्होंने बिज़नेस की दुनिया में जो अपने फैमिली बिज़नेस के ज़रिए से दाखिल हुए, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ उसी पे कनात नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने उस बिज़नेस को आगे भी बढ़ाया और उसको वो आगे लेकर भी चले। और उन्होंने आपके लिए ये पैगाम दिया है कि आप जितने एथिकल होंगे और जितनी अच्छी आपकी एथिकल स्टैंडिंग होगी, उतना ही बिज़नेस की दुनिया में आप कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने तैयब मुश्ताक साहब की जो गुफ्तगू है उसको सुना है और उसको सुन के आपने ज़रूर मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी होंगी। इंशाल्लाह हम और मौज़ूआत पे गुफ्तगू लेके जल्द हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।